हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। खबरों को शुरू करने से पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डाल। झारखंड की हेमंत सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने और छोटे मोटे कार्यों के लिए किसी से निर्भरता हटाने के लिए मनिया सम्मान योजना की शुरुआत की है। महिलाओं को इसका लाभ भी मिल रहा है। रमजान के महीने में और होली के पूर्व कई महिलाओं के खाते में एक साथ 7,500 रुपये आए। आखिर कब प्राप्त होगी मैया सम्मान योजना की राशि? जिन महिलाओं के खाते में राशि आई वो काफी हर्षित हैं। वहीं जिन महिलाओं के खाते में राशि नहीं पहुंची वो यह जानने को इच्छुक हैं कि आखिर उन्हें मैया सम्मान योजना की राशि कब प्राप्त होगी। होली की छुट्टियां खत्म होने के बाद सोमवार को कार्यालय खुला तो बड़ी संख्या में महिला और उनके स्वजन प्रखंड मुख्यालय पहुंचे और कारण जानने का प्रयास किया। पंचायत सचिवालयों को उपलब्ध करा दी गई सूची। उन्हें बताया गया किसी तरह की गड़बड़ी वाले लाभुकों की सूची कार्यालय परिसर के बाहर लगा दी गई है। यह भी बताया गया कि संबंधित सूची सभी पंचायत सचिवालयों को उपलब्ध करा दी गई है। जिन महिलाओं के पैसे नहीं आए वह संबंधित जानकारी वहां से प्राप्त कर सकती है। इसके बावजूद कई लोग प्रखंड मुख्यालय में यह जानने को आतुर दिखे। कुछ महिलाओं का कहना था कि उनके खाते में एक बार, किसी का 2 बार तो किसी का कहना था कि अब तक एक बार भी उनके खाते में राशि की प्राप्ति नहीं हुई है, जबकि उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरा था। महिलाओं ने बताया कि उन्होंने संबंधित आवेदन पंचायत सचिवालय प्रतिनिधि को उपलब्ध कराया था, फिर उनका फॉर्म कहां गया? यदि नाम कट गया तो उनके नाम कटने का आधार क्या था? सरकार की योजना का लाभ उन्हें भी मिलना चाहिए। मुख्यालय कार्यकाल अवधि तक महिलाओं का आना जाना लगा रहा। योजना का लाभ लेने को वो भी आतुर दिखीं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को गिरिडीह के घोड़थंबा में होली जुलूस पर पथराव और आगजनी के शिकार पीड़ितों से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पीड़ितों ने जो बताया वह रूह कंपाने वाली घटना थी और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबूलाल मरांडी ने सरकार की गलत बयानी की आलोचना की और कहा कि आज अपने ही देश में हिंदुओं को अपना त्योहार मनाने पर प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने पत्थर चलाया और पेट्रोल बम फेंका उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, जबकि जिनके हाथ में अबीर रंग था उन्हें पकड़कर अंदर कर दिया गया। विकास साहू के साथ मारपीट की निंदा। बाबूलाल मरांडी ने विकास साहू के साथ हुई मारपीट की भी निंदा की और कहा कि यह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि FIR में यह लिखा गया है कि हिंदू ही आक्रमण करने जा रहे थे, जो कि गलत है। तत्कालीन रघुवर सरकार के 5 मंत्रियों अमर कुमार बावरी, रणधीर सिंह, डॉक्टर नीरा यादव, लुईस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच नहीं होगी। झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल PIL को आज यानी सोमवार को डिसमिस कर दिया गया है। बता दें कि साल 2020 में पंकज कुमार यादव ने 5 मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। उनका आरोप था कि 2014 के चुनाव के वक्त अमर बावरी ने 7,33,330 की संपत्ति का ब्यौरा दिया था। यह संपत्ति 2019 में 9,40,141 दिखाई गई। रणधीर सिंह ने 2014 में 88.99 लाख की संपत्ति दिखाई थी, जो 2019 में 5.6 करोड़ हो गई। डॉ नीरा यादव ने 2014 में 80.59 लाख संपत्ति का ब्यौरा दिया था। उनकी संपत्ति 2019 में 3.65 करोड़ हो गई थी। लुईस मरांडी के पास साल 2014 में 2.25 करोड़ की संपत्ति थी, जो 2019 में 9,06,000 करोड़ हो गई। वहीं नीलकंठ सिंह मुंडा के पास 2014 में 1,46,000 करोड़ की संपत्ति 2019 में 4.35 करोड़ हो गई थी। याचिकाकर्ता ने 2014 से 2019 के बीच 100 से 1,000% संपत्ति में इजाफे पर सवाल उठाया था।
इस मामले में हेमंत सरकार ने एसीबी को 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ जांच की स्वीकृति दे दी थी। हेमंत सरकार ने इससे पूर्व गोपनीय सत्यापन रिपोर्ट का आदेश दिया था। जानकारी के मुताबिक प्रारंभिक जांच में एसीबी ने इस बात का जिक्र किया था कि सभी 5 पूर्व मंत्रियों की संपत्ति में अप्रत्याशित इजाफा हुआ है। इसी आधार पर एसीबी ने सभी के खिलाफ अलग अलग पी दर्ज की थी। सभी पी की जांच की जिम्मेदारी 5 डीएसपी को सौंपी गई थी। उपायुक्त डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने मंगलवार को कार्यालय कक्ष में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी और उनके शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान दाखिल खारिज, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, बिजली के तारों से जुड़ी समस्याओं समेत अन्य मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं और सुनिश्चित करें कि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि प्रशासन आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रांची जिला प्रशासन नियमित रूप से आम नागरिकों से संवाद स्थापित कर उनकी परेशानियों को सुन रहा है और उनकी शिकायतों के त्वरित निष्पादन पर जोर दे रहा है ताकि सभी को समय पर राहत मिल सके। एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के भाई आकाश साहू की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आकाश साहू ने अपने भाई अमन के अंतिम संस्कार में शामिल होने के वास्ते कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी डाली थी, जिसे आज खारिज कर दिया गया। यहां याद दिला दें कि झारखंड में आतंक की गाथा लिखकर पूरे राज्य में टहलका मचाने वाले कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को एनकाउंटर में मार गिराया गया था। उसे गुजरे 11 मार्च की सुबह एटीएस की टीम ने एनकाउंटर में ढेर किया था। पलामू पुलिस कप्तान रिश्मा रमेशन ने बताया था कि एटीएस की टीम कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को रायपुर जेल से रिमांड पर लेकर रांची आ रही थी। टीम जब पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के अंधारी ढोड़ा इलाके में घुसी तो घात लगाए कुछ अपराधियों ने पुलिस की गाड़ी पर बम से हमला कर दिया। इसी दरमियान मौका पाकर अमन साहू टीम में शामिल हवलदार राकेश कुमार के हाथ से इंसास राइफल छीनकर भागने लगा। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस को टारगेट कर गोली चला दी। गोली हवलदार के जांघ में लगी और वह जख्मी हो गया। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी और अमन साहू मारा गया। वहीं अमन के मारे जाने के बाद उसकी डेड बॉडी लेने से पिता निरंजन साहू ने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से बेटे को पुलिस ने मारा है उसी तरह से उसकी बॉडी को घर तक पहुंचाए। इसके बाद 12 मार्च की देर शाम अमन साहू के चचेरे भाई कृष्णा साहू, उसके दोस्त शंकर जायसवाल, जीजा संतोष कुमार और ड्राइवर मिनाज अंसारी ने गैंगस्टर की बॉडी एमएमसीएच से रिसीव की और अलगे रोज यानी 13 मार्च को बुड़मू थाना क्षेत्र के मतवे गांव में अमन साहू का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अमन के पिता निरंजन साहू ने उसे मुखाग्नि दी थी। झारखंड में सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों द्वारा आयुष्मान योजना कार्ड धारकों को गलत जानकारी देकर भ्रमित किया जा रहा है और जबरन राशि की वसूली की जा रही है। गरीब, दलित, आदिवासियों को लूटने का यह गोरख धंधा मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की मिलीभगत से अंजाम दिया जा रहा है। चाहे वह नल जल योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या आयुष्मान भारत योजना, हेमंत सोरेन सरकार ने अपनी संकीर्ण मानसिकता और दुर्भावना की राजनीति के कारण जनता के हितों को नुकसान ही पहुंचाया है। यह बातें भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कही। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया के अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट में बाबूलाल ने आगे लिखा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह है कि वे दुर्भावना की राजनीति छोड़ आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों से की गई जबरन वसूली को वापस कराएं। आने वाले समय में मैं जनता से सीधे संवाद कर इस मुद्दे को और प्रभावी तरीके से उठाऊंगा। राज्य में यदि किसी भी व्यक्ति के साथ निजी अस्पतालों द्वारा धोखाधड़ी हुई है तो कृपया वे हमसे संपर्क करें। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि उनसे जबरन ली गई फीस वापस कराई जाए। झारखंड में सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों द्वारा आयुष्मान योजना कार्ड धारकों को गलत जानकारी देकर भ्रमित किया जा रहा है और जबरन राशि की वसूली की जा रही है। गरीब, दलित, आदिवासियों को लूटने का यह गोरख धंधा
मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की मिली भगत से अंजाम दिया जा रहा है। गिरिडीह के गोड़थम्बा में हुए बवाल के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास के बयान पर झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी ने पलटवार किया है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा नेताओं का बयान सत्य से परे है, सच्चाई से उनका कोई लेना देना नहीं है। पुलिस पर दबाव दिया जा रहा है, दो भाइयों की लड़ाई है, आपस में सलट लेंगे। भाजपा के नेता उकसाने और आग लगाने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग झारखंड का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ियां झारखंड में राज नहीं कर पाएगा, उनकी बात में कोई दम नहीं है। अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया जो नहीं होना चाहिए था। हमारे पास भी जुबान है, हम भी अनाप शनाप बोल सकते हैं, पर हमारा एक दायरा है, लोकतंत्र है, हम सबका सम्मान करते हैं। अगर दो भाई गलती करता है तो हम तीसरा बनकर क्यों कूदेंगे? शांत कराएंगे कि आग लगाएंगे? भाजपा नेताओं की मंशा में खोट है, वे समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। सौहार्द बनाए रखना हमारी सरकार की जवाबदेही है। मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। जिले में पीएम आवास योजना के अंतर्गत आवास बनाने के लिए मिलने वाली राशि लेने के बाद भी आवास पूरा नहीं करने वाले लाभुकों को चिह्नित कर कार्रवाई की जा रही है। राशि वसूली को लेकर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अब तक 322 लोगों पर नीलाम पत्र वाद किया गया है। अधौरा प्रखंड में 152 लोगों ने नहीं पूरा किया। आवास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पहाड़ी प्रखंड क्षेत्र अधौरा प्रखंड में 152 लोग हैं। इन दोनों वित्तीय वर्ष में स्वीकृति प्राप्त आवासों में 565 आवास आज तक पूर्ण नहीं हुए हैं। एमआईएस पदाधिकारी सुधीर कुमार पांडेय ने बताया कि जिले के सभी प्रखंड क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 में 54,812 पीएम आवास बनाने की स्वीकृति जिला के सभी प्रखंडों में मिली थी। इनमें 74,447 आवास को लाभुकों के द्वारा पूरा किया गया। इसके बाद भी 565 आवास को लाभुकों के द्वारा राशि लेने के बाद भी पूरा नहीं किया गया। आवास को पूरा नहीं करने वाले लाभुकों को आवास पूर्ण करने के लिए उजला व लाल नोटिस दी गई। इसके बाद भी आवास का कार्य नहीं पूरा किया गया। इसके चलते विभाग ने जिले के सभी प्रखंड के 322 लोगों के खिलाफ नीलाम पत्र वाद किया है। इसमें अधौरा में 152, भभुआ में 45, भगवानपुर में 27, दुर्गावती में 4, कुदरा में 29, मोहनिया में 10, नुआंव में 14, रामगढ़ में 15, रामपुर में 24 लाभुक शामिल है। 30 जनवरी तक किया जाएगा सर्वे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जिले के लोगों को आवास की सुविधा देने के लिए विभाग के दिशा निर्देश के तहत पात्र लाभुकों के चयन के लिए सभी प्रखंडों में सर्वे किया जा रहा है। सर्वे का कार्य आगामी 31 मार्च तक होगा। झारखंड में मैट्रिक, 10वीं और इंटर 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी हैं। अब 10 मार्च से 25 मार्च के बीच सभी स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इस दौरान छात्रों को अपने विषयों के प्रैक्टिकल कार्य पूरे करने होंगे जो उनके अंतिम अंकों में जोड़े जाएंगे। जो छात्र मैट्रिक की परीक्षा दे चुके हैं वे अब अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें बता दें कि ऐसी संभावना है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेएसी जून के पहले सप्ताह में 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के परिणाम जारी कर सकता है। इस साल 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 11 फरवरी से शुरू हुई थीं। हालांकि मैट्रिक की परीक्षा पहले समाप्त हो जाती, लेकिन हिंदी और साइंस के पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं रद्द कर दी गईं। इसके बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इन दोनों विषयों की परीक्षाएं 7 और 8 मार्च को दोबारा आयोजित की थीं। होली के बाद परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को इकट्ठा किया जाएगा और इसके बाद मार्च के अंतिम सप्ताह से कॉपियों की जांच शुरू होगी। बोर्ड की योजना के अनुसार मई के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक सभी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच पूरी होने की संभावना है। यानी शिक्षकों द्वारा छात्रों की कॉपियों का मूल्यांकन कर उन्हें अंक दिए जाएंगे। इसके बाद 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम मई में जारी किए जा सकते हैं। हालांकि इंटरमीडिएट
12वीं की आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम का रिजल्ट जून में जारी होने की संभावना है। पहले भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेएसी इसी अवधि के दौरान परीक्षा परिणाम घोषित करता रहा है। छात्रों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनके परीक्षा परिणाम उनके आगे की शिक्षा और करियर के लिए दिशा तय करेंगे। बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम समय पर घोषित करने के लिए शिक्षक और परीक्षा विभाग तेजी से काम कर रहे हैं। परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट की आधिकारिक घोषणा के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट और विश्वसनीय समाचार स्रोतों पर नजर बनाए रखें। झारखंड में इंटरमीडिएट 12वीं की परीक्षा 3 मार्च तक पूरी हो गई थी, जबकि मैट्रिक 10वीं की परीक्षा पेपर लीक होने के कारण 8 मार्च तक जारी रही। इस वर्ष परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए पूरे राज्य में कुल 2086 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। मैट्रिक की परीक्षा में 4,33,890 छात्र शामिल हुए, जिनके लिए 1,297 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए थे। बालीगुमा और घोड़गोड़ा ग्राम सभा ने प्रस्तावित मानगो नगर निगम और अंचल कार्यालय बनाने के विरोध में सोमवार को डीसी कार्यालय के सामने जनाक्रोश प्रदर्शन किया। जनाक्रोश प्रदर्शन में सैकड़ों महिला पुरुष पारंपरिक वाद्य यंत्र व तीर धनुष से लैस होकर पहुंचे थे। वे अपने हाथों में तख्ती व पोस्टर भी लिए हुए थे। तख्ती व बैनर में नगर निगम कानून ग्राम सभा में नहीं चलेगा, लैंड बैंक वापस लो, ग्राम सभा एकता जिंदाबाद, नगर निगम व अंचल कार्यालय का निर्माण रद्द करो सरीखे नारे लिखे हुए थे। ग्रामीणों ने डीसी कार्यालय मुख्य गेट के बाहर करीब 40 मिनट तक अपना आक्रोश प्रकट किया। आक्रोश प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल ने दोनों ग्राम सभा की ओर से लिखित मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि बालीगुमा श्मशान व बिदुचांदान जाहिरगाड़ की भूमि पर प्रस्तावित नगर निगम व अंचल कार्यालय का निर्माण को रद्द किया जाए। इसके विरोध ग्राम सभा किसी भी हद का आंदोलन कर सकता है। जनाक्रोश प्रदर्शन से पूर्व साकची आमबागान में ग्रामीणों का जुटान हुआ। उसके बाद ढोल व नगाड़े को बजाते हुए जुलूस निकालकर डीसी ऑफिस तक पहुंचे। जनाक्रोश प्रदर्शन में मदन मोहन सोरेन, मांझी बाबा रमेश मुर्मू, सनातन टुडू, पप्पू सोरेन, सुरेश टुडू, सुखलाल टुडू, लुगू हांसदा, धनीराम मार्डो, ठाकुरदास मुर्मू, सरला टुडू, सलमा टुडू, मायनो सोरेन, फाल्गुनी सोरेन, मुनु बेसरा समेत काफी संख्या में घोड़गोड़ा व बालीगुमा के ग्रामवासी मौजूद थे। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता मदन मोहन सोरेन ने कहा कि बालीगुमा श्मशान व बिदुचांदान जाहिरगाड़ की भूमि पर नगर निगम व अंचल कार्यालय का निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। मंगलवार को दोनों धार्मिक स्थलों का शुद्धिकरण किया जाएगा। उसके बाद उक्त स्थल पर गांव के लोगों के छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति को उक्त स्थल पर प्रवेश वर्जित रहेगा। प्रशासन ने जोर जबरदस्ती की तो ग्रामीण सख्त कदम उठाने को बाध्य होंगे। हमारे देश में सदियों से मेला की परंपरा चली आ रही है। इसका अपना एक अलग ही सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व है। खैरा चात्र में स्वर्गीय सुरेश जायसवाल की स्मृति में पिछले 25 वर्षों से आयोजित हो रहे प्रहरी मेले ने सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता की एक लंबी लकीर खींची है। इस मेला के बहाने लोगों को स्वर्गीय सुरेश जायसवाल को याद करने और सामाजिक जिम्मेदारियां को निभाने की प्रेरणा मिलती है। उक्त बातें गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने रविवार की रात प्रहरी मेला के 6ठे दिन आयोजित आर्केस्ट्रा कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में कहीं। विशिष्ट अतिथि मांडू विधायक निर्मल महतो ने कहा कि 7 दिवसीय इस मेला का भव्य और ऐतिहासिक आयोजन इस बात को साबित करता है कि इस मेला के प्रति लोगों का गहरा लगाव है। गोमिया के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने भी अपने विचार रखे। इससे पहले अतिथियों ने फीता काटकर व स्वर्गीय जायसवाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इधर आर्केस्ट्रा कार्यक्रम में नागपुरी के लोकप्रिय गायक क्यूम रूमानी, बंगाल की बुल्टी सिंह व रामगढ़ की प्रियंका शर्मा ने साथी कलाकारों के साथ देर रात तक गीत संगीत से दर्शकों को बांधे रखा। लोग रात भर झूमते थिरकते रहे। संचालन पंकज कुमार जायसवाल ने किया। मौके पर आजसू प्रखंड अध्यक्ष महेंद्रनाथ महतो, पूर्व मुखिया विष्णुचरण महतो, डॉक्टर जीतलाल महतो,
उमेश कुमार जायसवाल, सूरज जायसवाल, पंसस विनोद महतो रसलीन, रितेश सिन्हा, अधिवक्ता रितेश कुमार जायसवाल, मेला कमेटी के अध्यक्ष घनश्याम महतो, व्यवस्थापक रामसेवक जायसवाल, संयोजक पंकज कुमार जायसवाल आदि मौजूद थे। गिरिडीह में हुई हिंसक झड़प के बाद हुई पुलिसिया कार्रवाई पर बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। गिरिडीह के घोड़थंबा में होली जुलूस के दौरान पथराव और आगजनी की घटना हुई थी। इस घटना में धनवार के बीपीओ सह दंडाधिकारी सुरेंद्र कुमार वर्णवाल ने प्राथमिकी दर्ज की थी। अब इस भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल घोड़थंबा में होली जुलूस को रोकने के बाद 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प के मामले में 80 नामजद समेत 200 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही पुलिस ने मामले में 22 लोगों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि मैंने कल आशंका व्यक्त की थी कि होली के दिन गिरिडीह के घोड़थंबा में हुई हिंसा मामले में प्रशासन उपद्रवियों का बचाव करते हुए मामले को संतुलित दिखाने के लिए पीड़ित हिंदू पक्ष पर कार्रवाई कर सकती है। बाबूलाल मरांडी ने आगे लिखा है कि अब इस मामले में दर्ज एफआईआर को देखने से ऐसा लगता है जैसे यह कोई शिकायतवाद नहीं बल्कि हिंदुओं पर हुए हमले का एक पूर्व नियोजित खाका हो। एफआईआर में जिस प्रकार से घटना को वर्णित किया गया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस जामुमो के शासन में हिंदुओं ने होली मनाकर कोई अपराध कर दिया है। यदि हिंदू अपना त्योहार मनाएंगे तो उन पर बोतल बम और पत्थर से हमला होगा। फिर उसके बाद घटना का दोषी बताते हुए उन पर ही मुकदमा भी दर्ज होगा। यह एफआईआर पूरी तरह तुष्टीकरण से प्रभावित लगती है, जिसमें हेमंत सरकार की हिंदू विरोधी मानसिकता स्पष्ट नजर आती है। सिर्फ पीड़ित हिंदू पक्ष को कटघरे में खड़ा कर उन्हें ही दोषी ठहराया जाने की सुनियोजित साजिश रची गई है। घटना के असली गुनहगारों को बचाने की पटकथा एफआईआर लिखकर सरकार ने उपद्रवियों का मनोबल बढ़ाने और भविष्य में हिंदुओं के ऊपर ऐसे ही हिंसक हमले करने के लिए प्रेरित किया है। बाबूलाल मरांडी ने दे दी चेतावनी। गिरिडीह के घोड़थंबा में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाने वाले विकास शाह को पुलिस ने जिस क्रूरता के साथ पीटा है वह चीख चीख कर पुलिस की बर्बरता की गवाही दे रहा है। हेमंत सोरेन, क्या इसी तरह जनता को पुलिसिया जुल्म के हवाले छोड़ दिया जाएगा? पुलिस की यह कार्रवाई बेहद शर्मनाक और अक्षम्य है। लोकतंत्र में लाठी तंत्र की कोई जगह नहीं है। पुलिस की दमनात्मक कार्रवाई को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले की जांच कर विकास के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाले सभी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई हो, अन्यथा पीठ पर दिख रहे एक एक जख्म का हिसाब लिया जाएगा। सर्वजन पेंशन योजना झारखंड सरकार आम जनता के लिए तरह की योजनाएं चला रही है। आज भी राज्य में आधे से अधिक लोग शायद ही इन महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानते होंगे। फलस्वरूप वे इन योजनाओं का लाभ लेने से भी वंचित रह जाते हैं। जरूरतमंद लोगों के लिए राज्य सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है सर्वजन पेंशन योजना। इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को हर महीने राज्य सरकार 1000 रुपए की सहायता राशि देती है। अगर आप भी इस योजना के संबंध में नहीं जानते तो आज हम आपको इससे संबंधित सारी जानकारी देने जा रहे हैं। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए वर्ष 2021 में सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत विभिन्न वर्गों के लोगों को प्रतिमाह 1000 रुपए की पेंशन दी जाती है। योजना का लाभ मुख्यतः 4 वर्गों के लोगों को ही दिया जाता है। प्रतिमाह 5 तारीख को योजना की राशि लाभुक के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। इन्हें मिलता है सर्वजन पेंशन योजना का लाभ 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के वृद्ध, 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला विधवा, 5 वर्ष या इससे अधिक उम्र के दिव्यांगजन, HIV एड्स पीड़ित मरीज। सर्वजन पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, वोटर ID कार्ड, विधवा के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र, HIV एड्स पीड़ितों के लिए ARD प्राप्त करने संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र। सर्वजन पेंशन योजना के लिए कैसे और कहां करें आवेदन? सबसे पहले
प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें। आवेदन पत्र में जो भी जानकारी मांगी गई है, सभी जानकारी भरें। इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ अटैच करें। अब अपना आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड विकास प्राधिकारी और शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी के पास जमा करें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए झार सेवा पोर्टल पर जाकर स्वयं पंजीकरण करना होगा। इसके अलावा आप अपने नजदीकी सीएससी या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। राजधानी रांची में तैनात सीआरपीएफ के जवान संजीत कुमार सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई है। वह 42 वर्ष के थे। 14 मार्च की दोपहर 12 बजे तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी थी। इससे सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। नगड़ी थाना क्षेत्र में रिंग रोड पर यह हादसा तब हुआ जब वह रांची स्थित सीआरपीएफ कैंप से वापस लौट रहे थे। सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। तेज गति से आ रही XUV 700 ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह डिवाइडर पार कर दूसरी ओर जा गिरे। इसके बाद एक ट्रक से भी उनकी टक्कर हो गई। यह हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर सड़क हादसे में मौत की जांच शुरू कर दी है। संजीत कुमार सिंह का अंतिम संस्कार उनके गृहनगर धुलियार 3 पहाड़ में पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। उनके असामयिक निधन से इलाके में शोक की लहर है। 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे संजीत, सीआरपीएफ जवान। संजीत कुमार सिंह मूल रूप से धुलियार 3 पहाड़ झारखंड के निवासी थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर, दिल्ली, झाड़ग्राम और रांची जैसे संवेदनशील स्थानों पर अपनी सेवाएं दी थीं। वर्तमान में वे रांची में तैनात थे। वह अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके परिवार में पत्नी खुशी देवी, 14 वर्षीय पुत्र अंकुर और 12 वर्षीय पुत्री प्राची शामिल हैं। वह 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। परिवार में अभी माता पिता भी हैं।